हेलो फ्रेंड्स, मैं शैलेश स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा रेस पर। दोस्तों, सी टेट, यूपी टेट और सुपर टेट के मनोविज्ञान की आज की इस क्लास में हम अध्ययन करने वाले हैं सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत के बारे में, जिसे हम कह सकते हैं जो गेस्टाल्टवादी हमारा जो सिद्धांत है उसके बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं। जिससे संबंधित महत्वपूर्ण जो मनोवैज्ञानिक हैं, मैक्स वर्दीमर हैं, कोहलर हैं, कुर्ट लेविन हैं, कोफ्का हैं, इनके बारे में हम डिटेल में अध्ययन करेंगे। इसके पहले की क्लास में हमने अध्ययन किया था एडविन डे गुथरी का जो सिद्धांत था, जिसे समीपस्थ सिद्धांत कहा गया था, इसके बारे में हमने अध्ययन किया था। और पुनर्बलन का सिद्धांत जो क्लार्क हल था, इसके बारे में हमने पढ़ लिया था। वही पुनर्बलन का सिद्धांत जिसे आर टाइप थियरी भी कहते हैं। ये दोनों हमने कल अच्छे से पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ेंगे अंतर्दृष्टि के सिद्धांत या फिर गेस्टाल्टवाद का जो हमारा सिद्धांत है उसके बारे में। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो ज्वाइन कर लीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल परीक्षा रेस को। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो परीक्षा रेस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम अध्ययन करेंगे गेस्टाल्टवादी सिद्धांत के बारे में। गेस्टाल्टवादी सिद्धांत क्या है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, इसके प्रमुख जो विचारक थे वो कौन थे, इसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो गेस्टाल्टवाद के बारे में जो सबसे पहले विचार दिया था वो दिया था मैक्स वर्दीमर ने। मैक्स वर्दीमर जो है वो जर्मनी के निवासी थे। 1911 में गेस्टाल्ट शब्द का सबसे पहले इन्होंने प्रयोग किया था। गेस्टाल्ट शब्द का अर्थ क्या होता है? गेस्टाल्ट शब्द का अर्थ होता है कि किसी भी चीज़ का जो पूर्ण आकार होता है, या फिर समग्रवाद भी इसे कह सकते हैं, यानी समग्रवाद या फिर संपूर्णवाद, या फिर किसी भी चीज़ का जो पूर्ण रूप होता है। जैसे किसी भी वस्तु का पूर्ण रूप हो, किसी भी घटना की पूर्ण रूप से प्रस्तुति, या फिर किसी भी समस्या की जो संपूर्ण रूप से प्रस्तुति की जाती है, वही होता है हमारा गेस्टाल्ट। गेस्टाल्ट का अर्थ ही होता है कि किसी भी चीज़ का संपूर्ण रूप। 1912 में यही गेस्टाल्टवाद जो है सांप्रदायिक रूप में आया। गेस्टाल्टवाद सांप्रदायिक रूप में जाना गया। इसके प्रवर्तक कौन है पूछ ले, गेस्टाल्टवाद के प्रवर्तक कौन हैं? तो ये हो गए मैक्स वर्दीमर। इन्होंने रिक्त पूर्तिता का सिद्धांत भी दिया था। इसके जो प्रयोगकर्ता थे, गेस्टाल्टवाद का जो प्रयोग किया था, सबसे प्रमुख प्रयोगकर्ता थे कोहलर। कोहलर के बारे में हम डिटेल में अध्ययन करेंगे। इनका जो है सूझ व अंतर्दृष्टि का सिद्धांत था। यह सूझ व अंतर्दृष्टि का सिद्धांत पूरी तरीके से जो है गेस्टाल्टवाद पर आधारित है, या गेस्टाल्टवादी सिद्धांत भी कहा जाता है, जो समग्रवाद को अच्छे से डिस्क्राइब करता है। इनके सहयोगी थे कुर्ट लेविन और कोफ्का। मनुष्य किसी वस्तु के अवयव को नहीं देखता, बल्कि संपूर्ण समस्या पर ध्यान केंद्रित करता है। यह एक ही लाइन जो है संपूर्ण गेस्टाल्टवाद को परिभाषित करती है कि जो मनुष्य होता है किसी वस्तु का जो एक अवयव को नहीं देखता है, बल्कि संपूर्ण समस्या पर ध्यान केंद्रित करता है। जैसे किसी भी घटना से संबंधित आप किसी भी व्यक्ति को कुछ बताते हैं तो उसके एक एक खंड को न देखकर संपूर्ण घटना के बारे में अपनी दृष्टि से देखता है। जैसे अभी आप किसी से बोलें, जैसे आपको कल, जैसे मान लीजिए मैं जौनपुर का हूँ, कल मुझे बनारस जाना है। मैं अपने दोस्त से बोलता हूँ कि कल मुझे बनारस जाना है, तो मेरे साथ तुझे चलना है, चलेगा? वो बोला कि हाँ चलो ठीक है, मैं चलूँगा। वो कल सुबह हुआ, मैंने उसे कॉल किया कि हाँ भाई चलना है अभी बनारस। वो बोलता है मैं तो अभी जौनपुर हूँ ही नहीं, मैं तो अभी बाहर हूँ, मैं आऊँगा 10 बजे तक, 11 बजे तक आऊँगा। तो मैं वो उससे बोलूँगा मैंने तो बोला था कल चलने के लिए। तब वो मुझसे बोलेगा कि आपने कहा था कल चलने के लिए, लेकिन आपने टाइम नहीं बताया था। मतलब कि जब किसी भी समस्या के बारे में हम किसी को संपूर्ण रूप से बताते हैं तो उसे सब कुछ हमें बताना होता है कि हाँ मुझे अगर कल वहाँ पे जाना है तो कितने बजे जाना है, कैसे जाना है, सारी समस्या एक साथ हमें प्रस्तुत करनी चाहिए। तब उसका जो है समाधान भी संपूर्ण रूप से निकल कर आता है। वैसे ही जो समस्या होनी चाहिए संपूर्ण रूप से प्रस्तुत होनी चाहिए, खंड खंड में समस्या नहीं होनी चाहिए कि पहले एक बार बताएं कि मुझे जाना है, फिर हम बताएं कैसे जाना है। ऐसा नहीं होता है। कोई भी समस्या एक साथ जो है प्रस्तुत होनी चाहिए। इसमें जो शिक्षण सूत्र कार्य करता है ये होता है पूर्ण से अंश की ओर। बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षण सूत्र है ये जो है पूर्ण से अंश की ओर, यानी जो समस्या होती है वो पूर्ण रूप से प्रस्तुत की जाती है। फिर जो है उसके समाधान के लिए हम उसके एक एक अंश की तरफ जाते हैं और समस्या का समाधान करने का प्रयत्न करते हैं। इसके बाद आता है सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। इसके प्रयोग करता है कोहलर। कोहलर ने जो है गेस्टाल्टवाद को आगे बढ़ाया, जो सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत के द्वारा।
इन्होंने जो अपना प्रयोग किया था वो सुल्तान नामक चिंपैंजी पर किया था। कुल मिलाकर यहाँ पे 6 चिंपैंजी थे, उनमें से एक का नाम था सुल्तान। सुल्तान अपने ग्रुप में सबसे होशियार था। इनका जो प्रमुख प्रयोग है इसी पर आधारित है। कोहलर ने कुल 2 प्रयोग किए थे। इनका जो पहला प्रयोग था एक कमरे में था, कमरे में 2 बॉक्स थे और केला था, और सुल्तान समेत सभी जो है 6 वनमानुष जो है या फिर चिंपैंजी उस कमरे में थे। अब शर्त ये थी कि उस कमरे में इन्होंने 3 बॉक्स रखा था, 2 बॉक्स यहाँ पे है, 2 बॉक्स रखा था, और जो है दोनों बॉक्स को एक के ऊपर एक रखकर ही केले को प्राप्त किया जा सकता था। सभी चिंपैंजी जो है कूद कूद कर इधर उधर प्रयास किए, लेकिन केले को नहीं प्राप्त कर पाए। समस्या एक साथ सामने रखी हुई थी कि छत पर केला टंगा हुआ है, नीचे 2 बॉक्स पड़ा हुआ है, लेकिन किसी के अंदर यह विचार नहीं आ रहा है कि वो जो है केले को कैसे प्राप्त करे। तो सुल्तान वहीं बैठा होता है, अचानक से उसके अंदर जो सूझ आता है, या फिर जो संपूर्ण समस्या को अवलोकन करने के पश्चात उसके मन में विचार आता है, आइडिया आता है। सूझ का मतलब ये हो गया, समझिए कि जैसे अचानक से आपके मस्तिष्क में किसी समस्या को लेकर जो आइडिया आता है। तो कोहलर के अंदर यानी चिंपैंजी यानी जो सुल्तान था उसके अंदर ये विचार आता है कि जो बॉक्स वहाँ पे रखे हुए हैं वो दोनों बॉक्स को जो है एक के ऊपर एक रख कर उस बॉक्स के ऊपर खड़े होकर जो है वो केले को प्राप्त कर लेता है। तो ये जो है गेस्टाल्टवाद कहता है कि किसी भी समस्या का जो समाधान चाहिए वो समस्या संपूर्ण रूप से प्रस्तुत होनी चाहिए, और समस्या का जो समाधान होता है वो अचानक से व्यक्ति के मस्तिष्क में आता है। तो इनका जो दूसरा प्रयोग था वो भी एक कमरे में ही था। कमरे में 2 छड़ रखी हुई थी और वो केला जो है ठीक उसी तरीके से छत पर टंगा हुआ था। अब यहाँ पे था वहाँ पे छड़ रखी हुई थी, जो लोहे की रॉड थी उसके बाहर जो छड़ रखी हुई थी। सभी चिंपैंजी कूद कूद कर उसको लेने का प्रयास कर रहे थे केला, लेकिन वो केला प्राप्त नहीं कर पा रहे थे। तो जो सुल्तान था उसके मस्तिष्क में, बताया ना ये अभी बहुत होशियार था ये, इसके मस्तिष्क में फिर विचार आता है यानी सूझ आता है। वो दोनों छड़ को जो है लेता है अंदर और एक दूसरे से जोड़ देता है, जोड़कर जो है वो केलों को उतार लेता है और उसे खाकर अपनी भूख मिटा लेता है। तो इन्होंने दोनों प्रयोग के द्वारा यह सिद्ध किया कि किसी भी प्राणी के अंदर जो सूझ या फिर जो समस्या का समाधान आता है वो अचानक से आता है, ना कि जो है किसी भी व्यवहार में स्थापित करके, ना कि प्रयत्न एवं त्रुटि के साथ। इनका जो प्रयोग था एक केनारी द्वीप पर किया था इन्होंने 1913 से लेकर 18 तक, यानी लगभग 5 साल इन्होंने यह प्रयोग किया था। यह प्रयोग इन्होंने केनारी द्वीप पर किया था। अपने इसी प्रयोग को इन्होंने एक पुस्तक चिंपैंजी की मानसिकता में प्रस्तुत किया। चिंपैंजी की मानसिकता ये उनकी प्रमुख पुस्तक थी जिसमें इन्होंने अपने प्रयोग को प्रस्तुत किया था। हालांकि यह पुस्तक जो है वो मार्केट में लाने में यानी छपवाने में वो असफल थे। बाद में इनकी पुस्तक को पढ़ा था कोफका ने ही इनके सिद्धांत का जो है प्रकाशन करवाया था। कोफका इनके पुस्तक को पढ़कर बहुत प्रभावित हुए, उन्होंने वैसे ही प्रयोग किया और अपने प्रयोग के पश्चात जब वो यानी संतुष्ट हुए उनके प्रयोग से, तब उन्होंने ये बात मानी कि जो भी कोहलर ने प्रयोग किए हैं वे सभी सत्य हैं, और जो है सूझ के बारे में जो भी उन्होंने बताया है वो सब सही बताया है। कोफका के समर्थन में आते हैं कुर्ट लेविन। उसके बाद जो है इन्होंने इस सिद्धांत का प्रकाशन किया था। तो यही बताता है सूझ अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कि व्यक्ति के प्रयत्न एवं त्रुटि से नहीं सीखता है। जो व्यक्ति होता है, जैसे थांडाइक ने बताया था कि व्यक्ति जो है प्रयास एवं त्रुटि से सीखता है, लेकिन ये व्यवहारवादी हैं। व्यवहारवादी और संज्ञानवादियों में यही मूल अंतर है। व्यवहारवादी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति जो कुछ भी सीखता है वो प्रयास एवं त्रुटि द्वारा सीखता है, या फिर लगातार प्रयत्न करते रहता है, त्रुटि करते रहता है और चीज़ों को सीखते रहता है। लेकिन जो संज्ञानवादी होते हैं, जो अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है या फिर जितने भी गेस्टाल्टवादी हैं, ये संज्ञानवादी होते हैं। इनका मानना होता है कि जब भी प्राणी के सामने समस्या संपूर्ण रूप से प्रस्तुत होती है, उसके अंदर जो व्यवहार परिवर्तन यानी जो सूझ या फिर जो भी समाधान आता है वो अचानक से उत्पन्न होता है, न कि प्रयास एवं त्रुटि द्वारा। वही बात है कि समस्या के संपूर्ण स्वरूप को, मतलब जो समस्या होती है उसके संपूर्ण स्वरूप से सूझ द्वारा प्राणी जो है सीखता है। समस्या को एक साथ संपूर्ण रूप से प्रस्तुत करना चाहिए, क्योंकि सूझ का निर्माण संपूर्ण समस्या पर विचार करने के पश्चात ही अचानक होता है। यानी जब कभी भी किसी भी घटना का या फिर किसी समस्या का किसी भी प्राणी को बताया जाता है या फिर किसी व्यक्ति को, आपके सामने कोई भी समस्या होती है, जब आप अपनी समस्या को किसी भी व्यक्ति को
शुरू से लेकर अंत तक यानी संपूर्ण समस्या को जब तक आप नहीं बताते हैं तब तक वह व्यक्ति आपकी समस्या का समाधान आपको नहीं बता सकता है। जब आप अपनी समस्या को शुरू से लेकर अंत तक यानी संपूर्ण रूप से उसके सामने प्रस्तुत करते हैं तब वह उस पर विचार करता है और अचानक से जो है उस आपके समस्या के समाधान के बारे में उसके मस्तिष्क में सूझ उत्पन्न होती है, वह आपको बताता है और उस तरीके से वह आपकी समस्या का समाधान करता है। तो जो गेस्टाल्टवादी होते हैं या फिर जो संज्ञानवादी होते हैं ये कहते हैं कि अधिगम में समय नहीं लगता है, जबकि जो व्यवहारवादी हैं होते हैं वो कहते हैं कि अधिगम में समय लगता है, अधिगम धीरे धीरे होता है, अधिगम प्रयास एवं त्रुटि द्वारा होता है। लेकिन जितने भी संज्ञानवादी हैं या फिर गेस्टाल्टवादी हैं ये कहते हैं कि अधिगम में समय नहीं लगता है, अधिगम जो है अचानक से होता है। अभी हमने बताया कि इस सिद्धांत का जो प्रकाशन किया था वो किया था कोफका ने। अब इसके बाद जैसे ये दोनों प्रयोग हैं इसको आप अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए। प्रयोग बहुत ही साधारण है, इसमें कुछ विशेष जानने को है नहीं। जैसे जिनका जो पहला प्रयोग है वो बॉक्स के साथ है। जैसे यहाँ पे 2 बॉक्स रखा हुआ है, 2 बॉक्स कहीं कहीं पे 3 बॉक्स मिल जाते हैं। तो केला जो है छत पे ऐसे ही टंगा हुआ है, बॉक्स नीचे रखा हुआ है, सभी चिंपैंजी नीचे बैठे हुए हैं। सभी को चाहिए ये केला क्योंकि सबको भूख लगी होती है। सभी केला को पाने का प्रयास करते रहते हैं लेकिन प्राप्त नहीं कर पाते हैं। अचानक से सुल्तान के दिमाग में आइडिया आता है, वो उठता है और सब बॉक्स को उठाकर एक के ऊपर रखकर उस बॉक्स के ऊपर खड़ा होकर केले को प्राप्त कर लेता है और उसे खाकर अपनी भूख को मिटा लेता है। ये था इनका पहला प्रयोग। दूसरा प्रयोग था कि वहाँ पे 2 छड़ रखी हुई थी। जैसे जाली के अंदर के ये है तो जाली के बाहर 2 छड़ रखी हुई थी और ठीक इसी तरह दीवार छत पर जो है केला टंगा हुआ था। अब केले को कैसे प्राप्त करना है यही समस्या थी। समस्या जो है संपूर्ण रूप से उसके सामने थी। छड़ भी बाहर रखी है, केला ऊपर टंगा हुआ है, लेकिन सभी चिंपैंजी कूद कूद कर इधर उधर से केले को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं लेकिन प्राप्त नहीं कर पाते हैं। फिर सुल्तान के अंदर अचानक से सूझ आता है, वो जो है जाली से बाहर हाथ डालता है, दोनों छड़ को अंदर खींच लेता है और इसे जोड़कर, आप देखिए कैसे वो जोड़ने का प्रयास कर रहा है, उसे जोड़कर जो है वो छड़ उतनी बड़ी हो जाती है कि वह केले को आसानी से उतार लेता है ऊपर से और जो है उसे खाकर अपनी भूख मिटा लेता है। तो इस तरीके से इन्होंने अपने जो सूझ के सिद्धांत था उसका प्रयोग किया और उसे प्रस्तुत किया था। सूझ का सिद्धांत हमारे यहाँ पे समाप्त होता है। इसके बाद आते हैं गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक हैं कुर्ट लेविन। कुर्ट लेविन ने क्षेत्रवादी सिद्धांत दिया था जिसे कहते हैं फील्ड थियरी या फिर कह सकते हैं फील्ड थियरी ऑफ लर्निंग या फिर क्षेत्रवादी अधिगम का सिद्धांत। इसके प्रवर्तक हैं कुर्ट लेविन जो एक गणितज्ञ थे। इनकी पुस्तक है फील्ड थ्योरी ऑफ साइकोलॉजी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। आप जितनी भी पुस्तकें हैं उसको ध्यान में रखिए, एक जगह नोट कर लीजिए और उसको याद करने का प्रयास करिए। कुर्ट लेविन पेशे से गणितज्ञ थे। इनकी पुस्तक थी फील्ड थ्योरी ऑफ साइकोलॉजी। कुर्ट लेविन ने गणितीय शब्दों का प्रयोग किया था, कह सकते हैं कि ज्यामितीय शब्दों का प्रयोग किया था। जैसे तल रूप, इनके सिद्धांत को तल रूप का सिद्धांत भी कहा जाता है। तल रूप, क्षेत्रफल, दिशा, बीमा, विस्तार इत्यादि जो ज्यामितीय शब्द होते हैं गणित के, उनका अपने सिद्धांत में प्रयोग किया था। कुर्ट लेविन ने जो है किसी भी व्यक्ति के जीवन देश के बारे में 2 क्षेत्र बताए थे। यानी कोई भी व्यक्ति होता है उसका जो है जो जीवन क्षेत्र बताए थे उन्होंने बताया कि जीवन देश के 2 क्षेत्र हैं। कोई भी व्यक्ति है, जैसे मान लीजिए एक एक्स आदमी है, उसका 2 क्षेत्र होता है। एक होता है उसका वातावरणीय क्षेत्र और एक होता है उसका जो संज्ञानवादी क्षेत्र होता है। जैसे हम कह सकते हैं जीवन स्थल और जीवन विस्तार। जीवन स्थल जो होता है ये होता है वातावरणीय क्षेत्र। ये वही वातावरण होता है जिसमें जो है प्राणी अपना विकास करता है, जिसमें रहता है, और यही सामाजिक वातावरण होता है। जैसे परिवार हो गया, समाज हो गया, विद्यालय हो गया, देश हो गया। यानी जिस स्थान पर रहकर प्राणी अपना विकास करता है, जहाँ पर अंतःक्रिया करता है, जिस समाज में रहता है, वही उसका वातावरण होता है, वही उसका जो है जीवन स्थल होता है, जहाँ पर वह निवास करता है, जिस वातावरण में वह निवास करता है। दूसरा जो है क्षेत्र है यह जीवन विस्तार। जीवन विस्तार क्षेत्र जिसे कह सकते हैं, यह संज्ञानात्मक विस्तार होता है। इसमें क्या होता है
कि जीवन स्थल में जो व्यक्ति का जीवन स्थल होता है, जहाँ पर व्यक्ति अपना विकास करता है, उसमें जो है सकारात्मक जो है परिवर्तन द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाया जाता है, जिससे जीवन का विस्तार होता है। जैसे संज्ञानवादी जो विस्तार होता है, उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? संज्ञान का मतलब होता है कोई भी जानकारी या फिर सूचना प्राप्त करना, या फिर जो है अपने अधिगम को बढ़ावा देना, या फिर नए नए जो है व्यवहार सीखना। नए नए व्यवहार को सीखने के लिए आवश्यक होता है बुद्धि, संज्ञान और संवेग। ये सभी जो हमारे मानसिक तत्व होते हैं, इनका जो है विकास आवश्यक होता है। तो जीवन स्थल में जो है मतलब उसका विस्तार करते हुए, उसके विस्तार के लिए जितने भी जो सकारात्मक परिवर्तन द्वारा अपने व्यवहार में हम परिवर्तन लाते हैं, वही होता है हमारा जीवन विस्तार क्षेत्र। यानी कि एक क्षेत्र हो गया जीवन स्थल क्षेत्र और दूसरा क्षेत्र हो गया जीवन विस्तार क्षेत्र। इसके बाद आता है व्यवहार, यानी जो व्यक्ति का व्यवहार होता है, इसके बारे में जो है कुर्ट लेविन ने एक फार्मूला दिया था। वो फार्मूला है कि किसी भी व्यक्ति का जो व्यवहार होता है वह वातावरण और व्यक्तित्व के गुणनफल के बराबर होता है। कुर्ट लेविन ने फार्मूला दिया है बी बराबर पर्सनालिटी इंटू इन्वायरमेंट, जहाँ पर बी का मतलब होता है बिहेवियर यानी व्यवहार, एफ यहाँ पे फैक्टर का कार्य करता है, पी जो है पर्सनालिटी यानी व्यक्तित्व है, ई जो है इन्वायरमेंट यानी वातावरण है। यानी बिहेवियर इक्वल टू एफ पी इंटू ई यानी पर्सनालिटी इंटू इन्वायरमेंट। ये फार्मूला कई बार दे दिया जाता है और पूछ लिया जाता है कि यह व्यवहार का जो फार्मूला है या फिर जो वातावरण और व्यक्तित्व के गुणनफल के बराबर होता है, यह किसने कहा है? तो यह कहा है कुर्ट लेविन ने। ये इनका जो है यही बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, इसे आप लोग ध्यान में रखिए। कुर्ट लेविन से ज़्यादातर पूछा जाता है इनके सिद्धांत के नाम के बारे में, कि क्षेत्रवादी सिद्धांत, फील्ड थियरी या फिर तलरूप का सिद्धांत किसने दिया है? ये दिया है कुर्ट लेविन ने। कई बार पूछ लिया जाता है कि गणितीय शब्दों का प्रयोग, ज्यामितीय शब्दों का प्रयोग किसने किया है अपने सिद्धांत में? यह किया है कुर्ट लेविन ने। या फिर जीवन देश के दो क्षेत्र किसने बताए हैं? कुर्ट लेविन ने। मुख्य रूप से यहाँ पे ये फार्मूला जो होता है ये पूछ लिया जाता है, बी इक्वल टू एफ पी इंटू ई। ये फार्मूला किसने दिया है? तो ये दिया है कुर्ट लेविन ने। इस सिद्धांत का शिक्षा में उपयोगिता कैसे होता है? इसका सिद्धांत जो है कुर्ट लेविन का शिक्षा में उपयोगिता देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे हर परिस्थिति में निरंतर आगे बढ़ने की सीख देता है। कुर्ट लेविन का सिद्धांत जो है व्यक्ति को हर परिस्थिति में निरंतर आगे बढ़ने की सीख देता है। इसके साथ साथ यह सिद्धांत जो है बाधाओं से निपटने व जोखिम लेने की सीख देता है। जैसे मान लीजिए एक बच्चा है, इस बच्चे को एक खिलौना दिया जाता है या फिर कोई भी ऐसी वस्तु दी जाती है जो भी बहुत आकर्षक होती है, बच्चा उसे प्राप्त करने का प्रयास करता है। जैसे वह आगे वस्तु की तरफ आगे बढ़ने चलता है, आप उसके मार्ग में कोई बाधा रख देते हैं। अब वह जो है लेकिन उसे जिद है या फिर वह इस वस्तु को प्राप्त करना चाहता है। इस वस्तु को प्राप्त करने के लिए यह आगे बढ़ता है तो आपने उसके मार्ग में जो है बाधा उत्पन्न कर दिया। उसने अपना मार्ग बदल लिया और आगे से जाकर उसे लेने का प्रयास किया। आपने वहाँ भी उसके मार्ग में बाधा उत्पन्न कर दिया। अब वह जो है धीरे धीरे और आगे जाता है, आगे जाकर वह दूसरे साइड से जो है वस्तु को लेने का प्रयास करता है। अगर आपने वहाँ भी बाधा उत्पन्न कर दिया तो वो रुकेगा नहीं, वो निरंतर जो है आगे बढ़ता रहेगा जब तक कि वह वस्तु को प्राप्त नहीं कर लेता है। आगे जाता है, मान लीजिए आपने इधर भी अगर बाधा उत्पन्न कर दिया तो आगे जाकर जहाँ से भी उसे मार्ग मिलेगा वो वहाँ से जाकर उस वस्तु को जो है प्राप्त कर लेता है। यानी कि यह सिद्धांत यही कहता है कि आपको किसी भी परिस्थिति चाहे जैसी हो, अपने जो लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निरंतर आगे बढ़ते रहना है जब तक कि आप जो है अपने लक्ष्य को प्राप्त न कर लें। तो ये सिद्धांत का शिक्षा में यही उपयोगिता है। इसके बाद आते हैं गेस्टाल्टवाद से संबंधित ही एक प्रयोग किया था आलपोर्ट ने। इनका पूरा नाम है G.W. आलपोर्ट। इनका जो प्रयोग था ये नर्सरी स्कूल के 44 बच्चों पर था। ये जो बच्चे थे 18 से लेकर 44 माह तक के बीच के बच्चे थे और इन सभी बच्चों के लिए इन्होंने कुल छोटे बड़े मिलाकर 44 खिलौने लाए थे। इनका प्रयोग बहुत ही अच्छा था। इन्होंने सभी बच्चों को एक साथ एकत्र किया और वहाँ पर जो है सभी खिलौनों को एक जगह रख दिया। 44 बच्चे थे और 44 खिलौने थे, सभी खिलौनों को एक साथ रख दिया। अब ये क्या करते हैं कि सभी बच्चों को एक एक करके खिलौना लेने के लिए भेजते हैं। ये देखते हैं कि जो छोटा बच्चा होता है वो जाता है छोटा खिलौना उठाता है, यानी वो अपने जो उसका रुचि होता है वो छोटे खिलौने में होती है। यानी उसकी सूझ भी एक तरीके से कह सकते हैं कि छोटी होती है, वो जाकर छोटा खिलौना उठाता है। और जो सबसे बड़ा बच्चा होता है वो जाकर जो सबसे बड़ा खिलौना होता है वो उसको उठाता है।
तो इसके बाद ये बताते हैं कि जो आयु के साथ साथ जो व्यक्ति होते हैं या फिर जो प्राणी होता है उसके सूझ में वृद्धि होती है, यानी जैसे जैसे प्राणी की आयु बढ़ती जाती है वैसे वैसे उसका सूझ जो है वो बढ़ता जाता है। और इन्होंने बताया कि जंतुओं की अपेक्षा जो मानव का शिशु होता है उसमें अधिक सूझ होता है। आप देखिए, जैसे कोई छोटा बच्चा है, अभी मान लीजिए वहाँ कोई खिलौना है या फिर कोई जानवर आपके यहाँ पे है, मान लीजिए आपने एक खरगोश पाल रखा है, छोटा बच्चा है, बिना डर के उस खरगोश के साथ लगातार खेलता रहता है, लेकिन कभी क्या हुआ कि वो खरगोश बच्चे को काट लेता है, तो आप वो बच्चा तुरंत सावधान हो जाएगा, दोबारा उस खरगोश के पास नहीं जाएगा। या फिर कोई ऐसी घटना, जैसे मान लीजिए होता है ना कि कई बार कि आप बच्चे को सोफे पर बैठा दे रहे हैं या फिर चेयर पर बैठा दे रहे हैं, अगर कभी भी जब बच्चा एक बार गिर जाता है तो दोबारा आप देखेंगे बच्चा जैसे भी नीचे की तरफ अगर लटकता है तो पूरा प्रयास करता है कि वो अपने हाथ से उस चीज़ को पकड़ के रखे ताकि वो गिरने ना पाए। यानी उसके अंदर जो है सूझ जो है अन्य जो जानवर होते हैं, अन्य प्राणी होते हैं, उनकी तुलना में बहुत अधिक होता है। तो यही सिद्धांत में आल्पोर्ट बताते हैं कि जंतुओं की अपेक्षा जो मानव का शिशु होता है उसमें अधिक सूझ होता है। तो गेस्टाल्टवाद का सिद्धांत के बारे में आज हमने डिटेल में पढ़ लिया है। आल्पोर्ट के जो सिद्धांत हैं या फिर कुर्ट लेविन का जो क्षेत्रवादी सिद्धांत है, कोहलर का सूझ अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, या फिर गेस्टाल्टवाद के संपूर्ण थियरी जो है उसके बारे में हमने डिटेल में पढ़ लिया है। जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं हमने यहाँ पे सब कुछ बता दिया है। इससे बाहर परीक्षाओं में आने की कुछ संभावना नहीं होती है। तो कल का जो हमारा क्लास होगा वो होगा रॉबर्ट एम गेने का जो सोपानगी का सिद्धांत है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है और प्रत्येक परीक्षा, कोई भी टेट की परीक्षा हो, सी टेट, यूपी टेट या फिर कोई भी परीक्षा हो, उसमें एक प्रश्न तो आना ही आना रहता है, यहाँ से निश्चित होता है। यह सोपानगी का सिद्धांत जिसे कहते हैं अष्टपदी का सिद्धांत, इन्होंने 8 पद बताए हैं, 8 चरण बताए हैं। इसके बारे में कल हम अध्ययन करेंगे। तो आज का सेशन कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में रॉबर्ट एम गेने के सोपानगी के सिद्धांत के साथ। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।